energy data for first 5 orbits of hydrogen atom. कितने ऑर्बिट्स होते हैं इनफाइनाइट? आपको मैं होस्ट बना देता हूँ बेटा, थोड़ा डिस्टरबेंस है नेट में। बिल्कुल मेरे साथ लिखिएगा, कुछ अलग नहीं करना है। एनर्जी डेटा फॉर फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। नाउ टेबल फॉर्म ही बनाना है। ऑर्बिट नंबर क्या होता है? n, फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, ईवी में। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? -z² अपॉन n² इनटू 13.6 ईवी। और यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, 1 बाय 1 लिखते जाते हैं। अगर n 1 है तो टोटल एनर्जी क्या बताइए? 10। z तो 1 हो जाएगा ना। अब काइनेटिक और टोटल का रिलेशन क्या था? देखो यार, फटाक से आपको बोल देना चाहिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पोटेंशियल इन काइनेटिक? दिस रिजल्ट कैन बी आल्सो यूज्ड हियर। तो अगर टोटल -13.6 है तो काइनेटिक कितनी है? 13.6। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? बस। सेकंड का, सेकंड के लिए क्या पुट करोगे? ये पुट करोगे ना, -1² अपॉन 1² इंटू 13.6 -1² अपॉन 2² इंटू 13.6, है ना सब लोग? हाँ सर। तो ये कितना होगा? 3.4 और ये 6.8। Now we'll take the difference, E2 minus E1, 3.4 equal to 10.2. That is, E2 energy is more than what? E1. ऑलमोस्ट सब लोग टाइम पे ज्वाइन कर लिए थे, फिर भी कुछ कुछ लोग लेट आ रहे हैं, हो सकता है इनको प्रॉब्लम हो। क्या आएगा बताओ? थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का? क्या आएगा एनर्जी डिफरेंस? E3 माइनस E2 का? क्या आएगा एनर्जी डिफरेंस? E4 माइनस E3 का? और क्या आएगा एनर्जी डिफरेंस? E5 माइनस E4 का? देखिए थर्ड कितना आया? तो लिखिए, आराम से लिखिए, कैलकुलेट करिए। E3 minus E2 1.9। क्या? E3 minus E2। E3 में E2 नहीं पूछ रहा हूँ, पहले एनर्जी तो बताओ, फिर डिफरेंस निकालेंगे ना।
टोटल एनर्जी निकालना है हमें, because we learned the formula for total energy. बोलो -1.5 -1.51 आएगा, तो approximately will take what 1.5 सॉल्विंग के लिए, ये क्या हो जाएगा 1.5 डन। yes. फोर कितना आया? Sir 0.8 नहीं, दो डेसिमल तो बताओ, वन को हम लोग नेगलेक्ट कर, 0.85 गलत, -0.85 या माइनस बोल दिया था दिशा। सर उसने -0.8 बोला था तो मैंने सिर्फ अच्छा अच्छा, हाँ, चले, अरे मैं मजाक कर, ठीक है। बताइए वैल्यू सबका। E3 माइनस E2 कितना है? 1.9 EV। E4 माइनस E3 कितना आया? 0.65 0.65। और लास्ट वाले का बेटा, ठीक है, लास्ट कितना? फर्स्ट 5 तो नहीं कहा मैंने, 4 भी याद कर लो, सब लोग सोच के बताइए। एनीवन, इफ आई वांट टू सेंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई टू वन इलेक्ट्रॉन? सब पढ़ा चुके हैं। 10.2 वो जो एनर्जी है वो मिलेगी कहाँ से? बोलो, द एनर्जी विल बी कमिंग फ्रॉम वेयर? सर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कैसे, किस फॉर्म में, इन विच फॉर्म? फट से बोल देना चाहिए था, फोटोन। तो EMR सप्लाई करेंगे, EMR विल बी हैविंग अ फोटोन whose energy should be what 10.2. If I ask you what would be the wavelength of EMR which can send the electron from first to second orbit, तो क्या बोलोगे आंसर, कैसे निकालोगे? 10.2 नहीं, 10.2 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ ऑफ दैट EMR और फोटोन। फोटोन का वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होता है। फोटोन का वेवलेंथ होने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ होना। So I'm asking what would be the wavelength of that electromagnetic radiation of photon which is capable of shifting the electrons from first to second orbit? the second orbit के Wavelength की वैल्यू पूछ रहा हूँ, तुम लोग कुछ कुछ बोल रहे हो। और how to calculate the wavelength? सर E equal to hc by lambda तो formula से। ठीक है, equal to hc by lambda, सिंपल। hc by lambda ही होगा ना, फोटोन है तो जो 10.2 मिलेगा वो एक फोटोन से मिलेगा, दो फोटोन से मिलेगा, या ज्यादा फोटोन से मिलेगा? एक फोटोन से। Because for one particle only one photon is responsible. 10.2 electron volt should be provided by only one photon. If I ask you what is the wavelength of that photon, just equate 10.2 equal to hc by lambda. पर बेटर फॉर्मूला कौन सा है? बोलो, बेटर फॉर्मूला कौन सा है? वन टू फोर जीरो अपॉन लैम्डा, भूल गए? एनर्जी ऑफ फोटोन
और quantum 1240 upon wavelength in nanometer will give you what? This. Yes. अगर मुझे एनर्जी पता हो तो उसको इक्वेट कर देंगे इससे, मुझे लैम्डा डायरेक्टली मिल जाएगा नैनोमीटर, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? If I ask you what is the wavelength should be provided to shift the electron from first to second orbit, third orbit, तो क्या होगा? E3 minus E1 निकालना पड़ेगा. Yes, sir. अच्छा, E3 minus E1 can be written as this. So can I add directly E2 minus E1 and E3 minus E2 to get the E3 minus E1? Similarly, E4 minus E1 can be written as, we have calculated the energy difference for consecutive orbit. कंप्लीट करिए. तो वेवलेंथ निकालने का तरीका हो गया. अगर मैं पूछूं आपसे, अच्छा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट आ गया, कौन से वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा या कौन से वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट होगा? 1240 अपॉन, बोलो, 10.2. Yes, sir. From this, what we can write? Lambda in nanometer should be equal to 1240 upon energy of a photon or quantum. Right, right. तो मुझे अगर एनर्जी ऑफ क्वांटम पता है, बिकॉज उतने ही एनर्जी एमिट होंगे अगर सेकंड से फर्स्ट आता है. जस्ट राइट 1240 अपॉन 10.2 फास्ट लिखिए. Yes, sir. ठीक है ना. ये सब एनर्जी से रिलेटेड कैलकुलेशन हो गए. अगर अब सोचिएगा, अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? क्विक. 13.6 into 2. गलत. -13.6 into 2 स्क्वायर, Yes. जेड स्क्वायर करनी होती है. नहीं, ओके. फर्स्ट से सेकंड भेजने के लिए हमें सप्लाई करनी पड़ेगी 10.2, और अगर वो हीलियम प्लस होगा तो कितना सप्लाई करना पड़ेगा? अगर वो हीलियम प्लस होता तो कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? 10.2 into 4. इंटू 10.2 इंटू जेड स्क्वायर या 4. सिंपल. तो अगर मुझे एक का पता है तो सबका पता है. नाउ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो होगा. ई इन्फिनिटी माइनस E1 क्या होगा? 13.6. तो इलेक्ट्रॉन को, अगर इन्फिनिटी का मतलब आउट ऑफ एटम, तो मिनिमम एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? 13.6. so that it will come out from, बोलो, Atom. एटम. अच्छा, ई एन माइनस ई इन्फिनिटी माइनस ई एन क्या होगा बताइए? 0 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 13.6. तो ई एन, ई इन्फिनिटी माइनस ई एन शुड बी इक्वल टू व्हाट? प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इनटू दिस. तो उसको इस तरह समझते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी मतलब आउट ऑफ एटम निकालने के लिए हमें मिनिमम कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? 13.6. तो nth ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? Z Z square upon n square into. 13.6. Any doubt in this? हाँ, अगर चाहे तो आप Z square यहाँ भी ऐड कर सकते हैं ना.
हम तो z को ऐड कर ही सकते हैं, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 13.6, इट शुड बी व्हाट 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन आइटम हो तो क्या बन जाएगा 13.6, अगर हाइड्रोजन आइटम ना हो तो 13.6 जेड स्क्वायर। सिमिलरली अगर nth ऑर्बिट से बाहर निकाल रहे हैं तो जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 13.6। इस डेटा को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? बाइंडिंग। और इस डेटा को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी फॉर n इक्वल टू व्हाट 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट से बाहर निकालने को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी सबके लिए डिफाइंड है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी फॉर n इक्वल टू 1। एनी डाउट? नो सर। तो एनर्जी से बांध के रखा था वो जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर से बांध के उसको बाहर निकालने के लिए सप्लाई ऑल आर मिनिमम एनर्जी। ठीक है, इससे ज्यादा हो तो क्या होगा कुछ बताना, इससे ज्यादा हो तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा कि नहीं सोच कर। अगर हमने इससे ज्यादा एनर्जी दे दी, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हमने 13.6 का डबल एनर्जी सप्लाई कर दी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं अब तो बता पाए मतलब तैयार। इफ द ट्रांजिशन विद इन द एटम, सुनिएगा ध्यान से, खुद से प्रेरित कीजिएगा ना, जब कॉन्सेप्ट सुनिए, the transition is within the atom के अंदर, then the energy of photon must equal to what strength of absorb। एक मिनट सर आप जरा रिपीट कर रहे क्या आवाज सर ये फिर से रिपीट करोगे? क्या होता बेटा खुले हेलो यस सर। हाँ बेटा देखिए, if the transition of electron is within the atom, the energy of photon must be equal to what difference of orbit। बट जब आप किसी फोटोन से इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालते हैं तो मिनिमम जितना है वो तो चाहिए उनको, उससे ज्यादा भी दोगे तो भी क्या होगा एब्जॉर्ब कर लेगा, और रिमेनिंग एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। दिमाग में रहेगा? हाँ हाँ सर सर। लिखिए नोटबुक में, खुद से लिखिए। आज ही खत्म कर लें क्या? देखिए कितना खत्म होता है, खत्म तो हो जाएगा। नोट्स में मेंशन्ड है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी जो आपको समझाया मैंने, इन्फिनिटी माइनस E1। हाइड्रोजन आइटम का 13.6, हीलियम आइटम का, हीलियम आइटम गलत हो जाएगा, He प्लस होगा ना, Yes, He sir. प्लस तो हो गया। बाइंडिंग एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पर्टिकुलर लेवल। यहाँ पे n की वैल्यू क्या कर दिया हमने, n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी 1, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 13 पॉइंट।
कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन एन ऑर्बिट, ये करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन एन ऑर्बिट, ये अच्छे से करते हैं, लिख के करिए। देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या था बताओ? एन स्क्वायर बाय जेड इंटू एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के। अब रिवॉल्यूशन किसमें कर रहा है जरा बताइए तो? जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है किसमें कर रहा है? ऑर्बिट। ऑर्बिट में। ऑर्बिट में ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका रेडियस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ कि पर सेकेंड वो कितनी बार सराउंड कर रहा है, मूव कर रहा है, एक सर्कल पूरा कर रहा है। व्हाट इज टाइम पीरियड? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कम्फरेंस? सर्कम्फरेंस क्या होगा? 2 पाई आर। ठीक है। वेलोसिटी को अगर मैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लूं तो क्या था? z बाई एन इंटू 2 पाई के स्क्वायर अपॉन एच। टाइम टेकन फॉर one revolution 2 pi r upon v. Time taken for one revolution is 2 pi r upon v. 2 pi r circumference है, velocity v है उसमें, तो क्या हो जाएगा? 2 pi r upon v, यही होगा ना? This is what time period. n comma z, यही था ना फॉर्मूला, और वेलोसिटी का फॉर्मूला this is radius of an orbit velocity of an electron तो
टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन t हो गया, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1/t। t by 2 हाँ, 1/t ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। FOR का डेफिनेशन क्या होगा? FOR का डेफिनेशन क्या होगा? नंबर ऑफ revolutions made by an electron in an orbit। तो t सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में 1/t रिवॉल्यूशन, 1/t। तो बेसिकली f इज व्हाट? v अपॉन 2 pi r। अब v की एक्सप्रेशन पुट करिए, r की एक्सप्रेशन पुट करिए, फिर से n और z को अलग करिए, और एक कांस्टेंट टर्म आएगा, लिखिए अलग से। एक्सप्रेशन आया? Sir, z square upon n cube into 4 pi square m k square e to the power 4 upon h square। रुको रुको रुको, देखा मुझे ये मुझे याद नहीं है।
Z square upon NQ into 4 pi square m k square n कैसे? M ना M m upon h square. यही आता है सिंपल, तो सिंपल आ गया. V क्या है? 2 pi r, 2 pi r, r की जगह पे क्या पुट कर लें? 2 pi, नहीं V है ना, Z upon n into 2 pi k square upon h into n square h square z 4 pi square m k square. कुछ ऐसा आएगा ना? 31 upon 2 pi km. देखो ना, 2 pi, तो 2 pi कैंसिल हो गई. तो z स्क्वायर आया, ठीक है, n क्यूब भी आया, ठीक है, h क्यूब हो गया ना. बोलिए. हाँ सर, सॉरी. h क्यूब हो गया, m k स्क्वायर e रेस टू 4 हो गया. इतना कुछ हो गया ना. देखो, k स्क्वायर e रेस टू 4, m आ गया, 4 पाई स्क्वायर h क्यूब, ये पूरा कांस्टेंट टर्म. अब z स्क्वायर अपॉन n क्यूब आ गया, सभी कांस्टेंट है, तो नोट्स में मेंशन होना चाहिए. देखिए, कांस्टेंट टर्म 6.56 into 10 पावर 15, f की वैल्यू ये जरूरत नहीं है याद करने की. 6.56 into 10 power 15, obviously all are SI unit, and finally you will get what, hertz or per second, and raised to. So f, frequency of revolution, is proportional to what? Z square upon NQ. Z square upon NQ. सबको आया यहाँ तक? इस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, अलग अलग ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी और रिवॉल्यूशन का रेशियो क्या होगा, तो डिवाइड करके आप निकाल लेंगे अलग अलग का. राइट. देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है. देखिए, how far from the nucleus is the electron in a hydrogen atom if it has energy of minus 0.85. अब माइनस 0.85 कौन सा ऑर्बिट का है? फोर्थ का है ना. हाइड्रोजन एटम में फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है? माइनस 0.85. तो n इक्वल टू 4 आ गया. अब n इक्वल टू 4 के लिए आप रेडियस निकाल लो. रेडियस विल बी व्हाट? द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द व्हाट? न्यूक्लियस. पढ़िए क्वेश्चन को.
ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप रिव्यू करना। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली टाइम पीरियड क्या था, 1/f, अगर f इक्वल टू क्या था 1/t, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू व्हाट, nq/z²। नेक्स्ट लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ wavelength of EMR emitted or absorbed when transition of electron take place between two orbits। को आप बोलोगे ऐसे तो पता ही है, हमें दोनों ऑर्बिट की एनर्जी निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, है ना, डिफरेंस निकालेंगे। कोई डिफरेंस Yes. किससे इक्वेट कर दोगे, सी बाय लैम्डा से। दैट इज वन मेथड। एनी डाउट इन दिस? नहीं sir. क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ऑर्बिट की एनर्जी निकालना आता है हमें। दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर फोटोन एनर्जी निकालेगा, दैट शुड इक्वल टू 1 to 4 लैम्डा। तो निकालने हैं, तो फिर नया क्या पढ़ रहे हैं, तो नया हम पढ़ेंगे, देखना यहाँ पे। और यहाँ पे एक और लिख देते हैं, डेरिवेशन ऑफ Rydberg कांस्टेंट। देखिएगा, n1 लोअर ऑर्बिट है, n2 हायर ऑर्बिट है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, En, z का, इसको मान लेते हैं En1 है, या रहना देते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, माइनस z² n² इंटू क्या था, सर हमारे टू बैच में नहीं है। 5² 13.6. वो वैल्यू नहीं, देखिए नोटबुक पे, हाँ सर यही है. सेम टू सेम है क्या, ये मुझे भी याद नहीं है, कोशिश किया मैंने। 2π² k² e⁻⁴m/h²। कुछ परेशान हो जाते, एकदम याद नहीं होता। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस कोशिश रिवाइज करिए। तो अगर एनर्जी ऑफ मैं n1 ऑर्बिट की बात करूं, फॉर्मूला क्या होगा, अब देखिए कॉपी पेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस आएगा, क्या चेंजेस होगी, दिस, ये होगा ना चेंजेस, हाँ. बोलिए यहाँ पे, दिस n1 लोअर ऑर्बिट है, n2 हायर ऑर्बिट है। सिंस n2 इज हायर ऑर्बिट, तो n2 en2 क्या हो जाएगा, मोर देन en1, एज n2 इज हायर ऑर्बिट। en2 माइनस en1 क्या हो जाएगा, z² n² अपन कॉमन आएगा, z² कॉमन आएगा, सॉरी, वो कांस्टेंट टर्म कॉमन आएगा, आएगा ना, हाँ सर. बोलते जाओ। तो दिस कांस्टेंट टर्म विल बी कॉमन। नहीं, आप चाहें तो लिख लें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं क्या, तुम तो बस कॉपी डुप्लीकेट, इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन लिखा गया है ऐसे ही। z² कॉमन है, दैट कांस्टेंट टर्म इज कॉमन,
दोनों को बाहर निकाल लिया। और क्या बचा? सारे कांस्टेंट हम ले ही गए, एच स्क्वायर भी ले गए। This now this energy difference, the energy तो ये n2 माइनस E1 किसके इक्वल लिख दीजिएगा? hc बाई लैम्डा इक्वल टू दिस। देखो कहीं गलती हुई है, यहाँ पे क्या होगा? माइनस से हमने इंक्लूड कर दिया ना, देखो माइनस n2 के साथ था, माइनस माइनस प्लस n1 के साथ है, तो n1 शुड बी पॉजिटिव, n2 शुड बी, n2 का जो टर्म है वो शुड बी नेगेटिव। फ्रॉम दिस 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू ये जो सभी है, सभी कुछ है तो कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, वो आर एच कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, बट आर एच की वैल्यू क्या हो गई? रिडबर्ग कांस्टेंट। सर ऊपर से एच से निकाल दिया तो राइट हैंड साइड में एच से आना चाहिए ना? आएगा ना बेटा, हमने कुछ गलती की होगी यहाँ पे, एच क्यू सी। तो दिस इज वन मोर यूजफुल फॉर्मूला जो आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। हाँ, अब खुद सोचो, 1/लैम्डा का यूनिट पर मीटर, जेड स्क्वायर n1 इंटू सब नंबर है, कोई यूनिट नहीं। रेडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेंटीमीटर या पर मीटर। 10677 पर सेंटीमीटर यूनिट होता है। 10678 तो नंबर हो जाता है, 6789 नंबर हो जाता है, 67790। तो रेडबर्ग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या हो गया?
2 pi square Rydberg constant की expression 2 pi square k square this on exclusive. This और RH की वैल्यू होती है 109677 पर सेंटीमीटर और 10678 सबका हो गया Yes, sir. Yes, sir. ठीक है तो इसमें निकल गया अब देखो इस इक्वेशन का प्लस पॉइंट क्या है हमें एनर्जी निकालने की जरूरत ही नहीं है ऑर्बिट नंबर पुट करिए क्या निकल जाएगा लैम्डा ऑर्बिट नंबर जैसे ही पुट करेंगे क्या निकल जाएगा लैम्डा निकल जाएगा क्लियर है सबको हाँ sir. यहाँ से क्वेश्चन देखिए तीनों क्वेश्चन देखिएगा
सबका सॉल्व हुआ? हाँ सर। ये वाला energy level ABC of a certain atom corresponding to increasing value of energy. If lambda 1, lambda 2, lambda. Obviously, EB minus EC and EC minus EA and EB minus EA should be equal to EC minus EA. That means SC by lambda 3 should be equal to SC by lambda 1 plus SC by lambda 2. Clear? Yes sir. सेम क्वेश्चन एक ही है. देखिए स्पेक्ट्रम आप जानते हैं, व्हाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से पास करेंगे तो डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्लिट होगा. तो आपको पता है डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्लिट होगा. एंगल ऑफ डिस्पर्शन दैट इज थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ. तो कम से कम डिस्पर्शन किसकी होती है? इसका वेवलेंथ कम होता है. टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम. चलिए अब समझाते हैं आपको. देखिएगा पूरा जो बोर्ड्स मॉडल है, अभी कुछ मत लिखिए, छोड़ दीजिए. वेवलेंथ का भी फॉर्मूला क्लियर हो गया ना? तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्लियर हो गया तो न्यू बार का फॉर्मूला क्लियर हो गया. किस रेडिएशन की बात करें? 2 से 1 पे आए, 3 से 1 पे आए, 100 101 ऑर्बिट से 10 पे आए. सबका एनर्जी निकाल नहीं सकते. ये ज्यादा बेटर फॉर्मूला हो गया सॉल्व करना. स्पेक्ट्रम, और उसमें भी क्या पढ़ना है हमें? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. डेफिनेशन वगैरह सब लिखे हुए हैं. अब समझिए व्हाई आई टोल्ड यू कि सिर्फ उसी ऑर्बिट में अगर ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस फोटोन की एनर्जी के बराबर नहीं होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा. वो लॉजिक क्या था समझने की कोशिश करना. बिल्कुल अच्छा. बहुत सारे वेवलेंथ हमने सप्लाई किए, लैम्डा 1, लैम्डा 2, बहुत सारे. वेवलेंथ सप्लाई करने का मतलब क्या सप्लाई करना? EMR. और EMR सप्लाई करने का मतलब क्या सप्लाई करना? फोटॉन्स. हर वेवलेंथ के कोरिस्पॉन्डिंग एक फोटोन हाइड्रोजन एटम को मिल. बहुत सिंपल. ये सब नोट्स पढ़ के हमने समझ पाएंगे. ये सभी हमने क्या किया? सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम को सप्लाई किया, सैंपल ऑफ H एटम्स को सप्लाई किया. डेफिनेटली इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे थे? इलेक्ट्रॉन्स आर इन ग्राउंड स्टेट. इलेक्ट्रॉन्स आर इन ग्राउंड स्टेट. होगा क्या? अब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में थे, डिफरेंट वेवलेंथ मिले, सबको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो निकल जाएंगे ऐसे ही निकल गए. लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6 निकल गए. ये ट्रांसमिटेड लाइट हो गई. ट्रांसमिटेड लाइट मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ. एब्जॉर्ब कौन कौन हो गए बताओ? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 भी कर लेते. चलिए लैम्डा 1, लैम्डा 2 एब्जॉर्ब, लेकिन लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा एब्जॉर्ब नहीं हुआ. क्यों एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा? क्योंकि इसका फोटोन एनर्जी डिफरेंस से मैच किसी से नहीं कर रहा होगा. डन. Yes sir. अगर आप इस ट्रांसमिटेड लाइट को स्टडी करते, स्टडी दिस ट्रांसमिटेड लाइट, तो आपको उस फोटोग्राफिक प्लेट पे, स्क्रीन पे उसको स्टडी कैसे करोगे? तो डेफिनेटली प्रिज्म से पास करा दोगे. प्रिज्म या स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर बोल देते हैं, उससे पास करा देंगे. तो जो स्क्रीन दिखेगा उसमें आपको लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6 के वेवलेंथ दिख जाएंगे. लैम्डा 1, लैम्डा 2 नहीं दिखेगा. तो लैम्डा 1, लैम्डा 2 नहीं दिखा तो वो वेवलेंथ क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए. इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट चला गया. एनी डाउट इन दिस? No sir. जब ट्रांसमिटेड लाइट को आप स्टडी करते हो तो आपको इसमें क्या नहीं दिख रहा है? बोलो. Absorbed light. एब्जॉर्ब लाइट नहीं दिख रहा है. तो उससे आइडिया क्या लग जाएगा कि वो
एब्जॉर्ब हो गए होंगे। हाँ सर। जो एब्जॉर्ब हो गए होंगे उसको पता करने के लिए हम किसको स्टडी कर लेंगे, ट्रांसमिटेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एनी डाउट इन दिस? बोलो। No, sir. हाँ सर। ठीक है, अब जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो जाएंगे, हायर ऑर्बिट में जाएंगे। अब वो हायर ऑर्बिट में जाने के बाद वो फिर से रिवर्ट बैक होगा। जब वो रिवर्ट बैक होगा फिर से एनर्जी एमिट करेगा वो। हेलो, बताइए, हाँ सर। बोलते ही फटाफट सब लोग। जो लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब किया, लैम्डा वन लैम्डा टू एब्जॉर्ब किया, फिर वो थोड़ी देर बाद एमिट करेगा, बिकॉज वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे। तो एमिटेड लाइट आफ्टर सम टाइम, बहुत कम गैप होगा, एमिटेड लाइट को अगर आप स्टडी करोगे स्क्रीन पे, स्क्रीन पे क्या दिखेगा? Lambda 1 and lambda 2. लैम्डा वन लैम्डा टू, ऑब्वियसली ये दिखना चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। और आपको जान के हैरानी होगी यहाँ पे लैम्डा 7 दिख रहा है। ये तो हमने दिया भी नहीं था, ना एब्जॉर्ब किया, और एमिटेड के टाइम पे ये दिख रहा है। क्या लॉजिक होगी इसका? कि सैंपल ऑफ एटम्स है, मतलब मेरे पास बहुत सैंपल ऑफ एटम्स, मतलब तो मेरे पास बहुत सारे एटम्स है, ऑल द पॉसिबिलिटीज कैन बी टेकन केयर ऑफ। लैम्डा 7 क्यों? लैम्डा 7 हमने सप्लाई ही नहीं की, तो लैम्डा 7 क्यों आ रही? H atom के पास पहले से ही होगा। नहीं, सैंपल ऑफ एटम्स और इन ग्राउंड स्टेट। जब ग्राउंड स्टेट में तो सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में है, उसके पास फोटोन है ही नहीं। तो उसकी लॉजिक समझिए, कहानी समझिए। सिर्फ इस तरह का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ तो फिर उन्होंने कहानी बना दी एटम की। देखिए, अगर ग्राउंड स्टेट में है तो एन की वैल्यू क्या है, 1। फिर एन इक्वल टू 2 हो सकता है, एन इक्वल टू 3 हो सकता है। 1 से 2 जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। अज्यूम दैट इट इज एच सी बाय लैम्डा 1। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ग्राउंड स्टेट में सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ग्राउंड स्टेट से थर्ड गया होगा, हो सकता है। ये आपका एच सी बाय लैम्डा 2 है। थोड़ा चेंज कर लें क्या यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे लैम्डा 1 कर देते हैं, यहाँ पे लैम्डा 1 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कर लेते हैं। बस कन्वेंशन ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई वैल्यू कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज वी डिडंट कंपेयर द लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 8, दे आर रैंडम वैल्यूज, दे आर नॉट इन सीक्वेंस। ठीक है, एस सी बाय लैम्डा 2 एस सी बाय लैम्डा 3। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट गया होगा, और जब वो एमिट किया होगा तो एस सी बाय लैम्डा 2 फिर से एमिट कर दिया होगा। एस सी बाय लैम्डा 2 एमिट किया मतलब क्या एमिट किया होगा? लैम्डा 2 एमिट किया होगा। समझ रहे हैं? हाँ सर। अगर 1 से थर्ड गया होगा एस सी बाय लैम्डा 3 अब्सॉर्ब करके, तो 3 में कुछ टाइम बिताया होगा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फिर से वो लौट के ग्राउंड स्टेट में आया होगा। इट विल एमिट विच फोटोन, एस सी बाय लैम्डा 3। तो लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 वी आर गेटिंग एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी एनर्जी में बढ़ा दूं, हीट सप्लाई करके, एनर्जी सप्लाई करके, बट थोड़ी देर के बाद फिर से आप ग्राउंड स्टेट में आने, नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करो, देन यू आर इमिटिंग एनर्जीज। वही उसको जब स्टडी करोगे तो दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। जो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ वो ट्रांसमिटेड लाइट हो गई, उसको जब स्टडी करोगे उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन से मुझे ये समझ में आता है कि कौन कौन से वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुए। ठीक है।
excitation is lower orbit to higher orbit, which depends on what? Photon supply. Photon supplied. यही प्यारा कॉन्सेप्ट है और पूरे वाक्य में पूरे टॉपिक का सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है. डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन, हाउ मच इट इज रिलीजिंग. तो मतलब थर्ड से अगर फर्स्ट आएगा तो कितना रिलीज करेगा दिस, और उसका मूड हुआ चलो आज सेकंड फ्लोर घूमता जाता हूँ, सेकंड फ्लोर भी घूम लेता हूँ, तो सेकंड फ्लोर पहुंच के फिर फर्स्ट फ्लोर चला जाऊंगा आराम से, क्योंकि उसके ऊपर है ना, उसके पास एनर्जी है. इट कैन emit एनर्जी and in between third and first there is a place on which it can stay for some time. So why we are getting lambda 7 बताइए? Because E3 minus E2 can be what? Sc by lambda 7. जो हमने एब्जॉर्ब तो किया नहीं था, बिकॉज 1 से सब में गया था ना. जब एक्साइट किया था मैंने, सबको कहाँ से एक्साइट किया था? ग्राउंड स्टेट से. जब डी एक्साइटेशन हुआ तो थर्ड से फर्स्ट आने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप भी आ सकता है. व्हाट इज डी एक्साइटेशन? मल्टी स्टेप प्रोसेस. Yes. And what is excitation? Single step. Single step. पूरे बोर्ड थ्योरी का जान है ये कॉन्सेप्ट, सिंगल स्टेप प्रोसेस. अदरवाइज क्यों मुझे दो वेवलेंथ मिलेंगे, एक्स्ट्रा वेवलेंथ मिलेंगे? तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? दिस इज द पॉसिबिलिटी. एंड E3 minus E1 can be written as what? E3 minus E2. तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी तो आया नहीं है, एक्स्ट्रा तो कोई नहीं आया ना. Hc by lambda 3 ही रिलीज किया ना उसने, बट दो पार्ट में रिलीज किया. Hc by lambda 7 रिलीज किया, फिर Hc by lambda 2 रिलीज किया. बात समझ में आई? हाँ सर. अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 से थर्ड गया तो Hc by lambda 3 एब्जॉर्ब किया, तो डेफिनेटली थर्ड से फर्स्ट आने में उतना रिलीज करेगा. अब वो डायरेक्टली आ जाए तो एक ही बार में रिलीज कर देगा एक फोटोन. हो सकता है वो थर्ड से सेकंड आया, एक फोटोन रिलीज किया, फिर सेकंड से फर्स्ट आया, एक फोटोन रिलीज किया. ईच ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड टू वन फोटोन, ईच ट्रांजिशन. एनी डाउट इन दिस किसी को भी? No, sir. नो सर. जब डी एक्साइटेशन होती है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिलते हैं. जैसे 2 से 1 आना, 3 से 1 आना, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है. अगर कोई nth ऑर्बिट से 1 पे आ रहा है, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज. वो हर पॉसिबिलिटीज को अगर निकालने जाओगे तो उसको एक सीरीज में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग नाम देते हैं. यहाँ तो पूरा क्लियर है अच्छे से? डिड यू राइट प्रॉपर्ली? खत्म तो अभी भी हो जाएगा, अभी टॉपिक आप बुकलेट बना सकते हैं. सर ने डिब्रॉगी पढ़ा दिया ना, हाइजेनबर्ग पढ़ा दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी नहीं प्रिंसिपल. सर, हाइजेनबर्ग नहीं सर, वो नहीं करा है. अच्छा, कंप्लीट करिए इसको, लिखते अच्छे से. अब एक बात बताओ, जो एमिटेड लाइट है, जितने हमने फोटोन सप्लाई किए वो सभी फोटोन दिखे क्या? नहीं ना. कितने फोटोन सप्लाई किए? सब फोटोन दिखे क्या बताइए? नहीं सर. सिर्फ सिंगल वेवलेंथ दिखे. इसी को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं. अगर मैंने लैम्डा 1 टू लैम्डा 7, मतलब अगर मान लीजिए इफ आई सप्लाइड 400 टू 700 नैनोमीटर का सारा वेवलेंथ सप्लाई किया, पर सिर्फ उसमें से 3-4 वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में दिखे. किसमें? एमिशन स्पेक्ट्रम में. उसी को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं. और डिसकंटिन्यूअस कहते हैं. डिसकंटिन्यूअस क्यों? अगर सारे वेवलेंथ दिख जाते हैं, दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में जो हमने वेवलेंथ सप्लाई किया वो सारे दिख गए, अगर उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं. और उसमें कुछ ही स्पेक्ट्रम अब दिख पाए हैं, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस. तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होती है वो डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम होती है. लाइन बस इसीलिए क्योंकि सारे स्पेक्ट्रम नहीं, सारे वेवलेंथ नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ एक एक, कोई 400 दिख रहा है, कहीं पे 500 दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है. 400 से 500 के बीच हमने सब सप्लाई किया, तो मुझे मिला क्या? मान लो 401 मिला, 403 मिला, लाइक दिस. सारे नहीं मिले तो डिसकंटिन्यूअस हो गया. और एक एक लाइन मिल रहे हैं, वेवलेंथ मिल रहे हैं, उसको लाइन स्पेक्ट्रम बोल देंगे. अब बैंड स्पेक्ट्रम क्या हो सकता है कि हमने मान लीजिए सप्लाई किया 400 टू 500 सप्लाई किया दिया मैंने एटम्स को. वो हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, कुछ और सैंपल हो जाएगा. तो हो सकता है कि 4002 410 तक एक
सारे वेवलेंथ मिले, फिर 420 से लेके 418 तक मिले, फिर 430 से लेके 450 तक मिले, ऐसे मिल रहे हैं, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, बीच के लाइंस मिले ही नहीं, पर इसको बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ लाइंस कंटिन्यूअस मिले लेकिन बीच में उसमें फिर से डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल्स में मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम एटम्स में मिलता है। कंप्लीट कीजिए। से 2 से 1 आना, 3 से 1 आना, 4 से 1 आना, इन सभी को एक कैटेगरी में रख दिया। 3 से 2 आना, 4 से 2 आना, 5 से 2 आना, 6 से 2 आना, उसको एक कैटेगरी में रख दिया। तो फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, दैट इज 1। अच्छा, ग्राउंड n इक्वल टू 1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 क्या बोलते हैं? First exciting state. बता चुके, मतलब n इक्वल टू 2 इज व्हाट? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 3 is second excited state, and this is ground state. कंप्लीट हो गई? ज्यादा लिखा नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, पर बहुत कुछ लिखा है तो छोटे से पार्ट में। ठीक है, अब आते हैं सर के नोट्स पे। टाइप्स पर वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम समझाया मैंने आपको, खूब सारे डायग्राम बने हुए हैं। देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस कैन बी ओवर लाइन एंड बैंड। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, देखिए ये वाला। अब n इक्वल टू एनी हायर ऑर्बिट, जैसे 2 से 1 पे आना, 3 से 1 पे आना, 4 से 1 पे आना, इन सभी का जो वेवलेंथ मिलेगा उन सभी को हम लोग लाइमन सीरीज की कैटेगरी में रख देते हैं। मतलब लोअर ऑर्बिट क्या है इसमें लाइमन के लिए? 1। बाल्मर सीरीज के लिए क्या है बताइए? 2। बट ये सारे विजिबल नहीं है, मतलब कुछ विजिबल, सारे लाइट नहीं मिलते, कुछ लाइट मिलते, बताऊंगा। फर्स्ट 4 लाइन्स है बेसिकली विजिबल। पास्चन, लोअर ऑर्बिट क्या हो गया? 3 ब्रैकेट फंड हम्फ्री, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट फंड हम्फ्री। All lines in the visible region are of Balmer series, but reverse is not true. That is, all Balmer lines will not fall in the visible region. तो जो लाइंस विजिबल रीजन के हैं वो कहाँ मिल सकते हैं? बाल्मर में मिलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये भी सेंटेंस उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि देखा ऑल लाइंस इन द विजिबल रीजन, विजिबल में कितने लाइंस हैं टोटल देखा जाए तो वहां भी इनफाइनाइट होगा ना। हमारा विब ग्योर है, तो वी अगर और रेड का अगर मुझे वेवलेंथ पता है, तो इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट लाइंस है कि नहीं बताइए? Yes. डिफरेंट शेड कलर के वेवलेंथ होंगे, तो उसमें भी तो इनफाइनाइट लाइंस हैं, इसलिए ऑल लाइंस द विजिबल रीजन भी कहना गलत होगा, तो ये सेंटेंस भी सही नहीं है। पर ठीक है, जब मेंशन्ड है तो मैं नहीं कट करता हूँ। अब यहाँ पे एन लोअर, एन एल का मतलब क्या हुआ? n1 दैट इज लोअर ऑर्बिट, एन एच का मतलब n2 दैट इज हायर ऑर्बिट। तो लाइमन के लिए n1 हो गया, हायर ऑर्बिट n2 क्या हो गई? 2। तो 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1 सभी क्या होंगे? बोलो। Lyman series. लाइमन सीरीज। बाल्मर 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2 सभी क्या हो जाएंगे? बाल्मर सीरीज। एक्सप्लेनेशन बाय बोर्ड्स थ्योरी, तो ये मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। फ्रीडबर्ग कांस्टेंट किया ना हमने, हाँ सर. सब कर लिया हमने। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 to n1, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है मैं ये आपको क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिराइव कराऊंगा। कल आपके पास टाइम है, परसों टाइम है, यू ट्राई टू फिनिश टिल डी ब्रॉगली थ्योरी। सर क्लास मंडे को होती है ना? नहीं सर, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को होती है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब होता है वेवलेंथ बेटा,
मान लीजिए थर्ड से 1 पे आ रहा है, थर्ड से 1 छोड़िए, 4 सारे इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम के सैंपल में 4th ऑर्बिट में मान लीजिए, तो 4 से 1 आने में क्या क्या पॉसिबिलिटी बताइए। डायरेक्टली 4 से 1 आ सकता है, 4 से 3, 3 से 1 आ सकता है ना, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 आ सकता है, 4 से 2, 2 से 1 आ सकता है, ये होगा ना। हाँ सर। और क्या पॉसिबिलिटी है? ठीक है, अब बताइए मुझे इसमें डिफरेंट कौन कौन से हैं। 4 से 1 एक डिफरेंट होगा, 4 से 3 डिफरेंट होगा, 3 से 1 डिफरेंट होगा, 4 से 3 काउंट हो चुका है बिकॉज अब दूसरे आइटम में 4 से 3 आ रहा है, पर वेवलेंथ डिफरेंट नहीं होंगे ना। मेरे पास सैंपल ऑफ एटम्स है बेटा, बहुत सारे एटम्स हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे आइटम्स हैं, तो बहुत सारे आइटम्स में पॉसिबिलिटीज हम चेक कर सकते हैं। तो एक आइटम में 4 से 3 आया, 3 से 1 आ गया, दूसरे आइटम में 4 से 3 आया, पर 4 से 3 तो ट्रांजिशन सेम ही है, तो वो वेवलेंथ डिफरेंट नहीं होगा, बट 3 से 2 डिफरेंट हो जाएगा, यस सर। 2 to 1 डिफरेंट हो जाएगा, 4 to 2 डिफरेंट हो जाएगा, बट 2 से 1 तुमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ्स आर यू ऑब्जर्विंग हियर? 6 6 है ना, एनी डाउट? नो सर। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देखो कि मैच होता है कि नहीं। n2 क्या है? व्हाट इज n2? 4। व्हाट इज n1? 1। मैच करके देखिए, 4 minus 1, 4 minus 1 plus 1 upon 2 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। बोलो, हेलो, फिर हैंग हो गया क्या? नहीं सर, आ गया। नहीं, बोलिए। तो 4 अगर n2 है और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहे हैं? 1 पे आ रहे हैं, फॉर्मूला पुट करोगे तो हमें 6 डिफरेंट आए थे लॉजिकली, फॉर्मूला में डालोगे तब भी 6 ही आएगा, पर ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? सैंपल ऑफ एटम के लिए। Calculate maximum number of spectral lines when electrons in a hydrogen atom jumps from fourth excited. What is fourth excited means? N equal to 5 to ground state. n equal to 1. तो 5 से 1 जा रहा है। Any doubt? नो सर। मतलब इसी फॉर्मूले को अगर मैं N1 को फिक्स कर दूं, N1 क्या फिक्स कर दूं? 1, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए? अगर मैं N1 को फिक्स कर दूं 1, क्या फॉर्मूला था? बहुत प्यारा फॉर्मूला है, कुछ इसमें है नहीं। N2 minus N1, N2 minus N1 plus 1 अपॉन, तो ये फॉर्मूला था। अब मैं अगर बोलूं N2 इज N और N1 को 1 बोल देता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए? N minus 1. 1 into N minus 1 plus 1 to N. So this is the number of total number of wavelength or spectral line, total number of different wavelength, different spectral lines or different photons emitted or emitted when electron from any higher orbit n comes to what? Ground state for a sample of atoms. Sample of atoms का मतलब होता है बेटा, मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है n से डायरेक्टली 1 पे आ जाए किसी एटम में, किसी और एटम में हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स n से पहले n-1 आए, फिर n-1 से n-2 आए, फिर डायरेक्टली 1 पे आ जाए। तो ऑल दी पॉसिबिलिटीज आर टेकन केयर ऑफ, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, इस पे। और इसका सॉल्विंग का टेक्निक देखिए, n to n-1/2 अगर 6 है, अगर 6 दिया हुआ है, अब n निकालो, तो आप क्या सॉल्व करने की कोशिश करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा,
हाँ सर। जबकि ऐसा नहीं है. 12 can be written as what? 4 into 3 n into n minus 1. 2 consecutive नंबर का प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली हमेशा. तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. n into n minus 1 upon 2 अगर 10 हो गया तो n into n minus 1 क्या हो जाएगी? 20. तो n की वैल्यू क्या है? 5 because 20 can be written as 5 into 2. तो हमेशा तो कोई क्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर अ सैंपल ऑफ एटम इज 10 व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट देन द फार्मूला विल गॉट n into n minus 1 upon 2. पर अगर वही वो n2 से n1 आना चाहता है तो फार्मूला क्या होगा? ये वाला. ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा. डी ब्रॉगली सर ने पढ़ा दिया है. फिर भी आप 46 तक करना मेडिकल में. नहीं गड़बड़. मेडिकल में एक्सरसाइज 1 48 तक करेंगे. एक्सरसाइज 1 लिखिए. दिशा लिख लो. हाँ सर. और दूसरा एक्सरसाइज 2 भी 48. एक्सरसाइज 3 आप लोग जितने क्वेश्चन करें उतना कम है. मेडिकल वाले इतने प्रैक्टिस करें. 47 48 48 47 बढ़िया है. तो नंबर भी याद रहेगा. और जे वाले बुकलेट से एक्सरसाइज 1 में 63 तक देखिए. एक्सरसाइज 1 63. एक्सरसाइज 2 उसमें ज्यादा रहता नहीं है. एक्सरसाइज 3 62. ये भी नंबर अच्छा ही है. 63 62 48 48 47 63 62. ठीक है. हाँ सर. क्लास नोट्स रिवाइज करिएगा. फिर नोट्स तक देखिएगा. नोट्स कहाँ तक पढ़िएगा आपको बता देते हैं. लिमिटेशन यहाँ तक पढ़ लीजिएगा. इसके पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा. पॉइंट्स के बाद डिस्कस भी कर लेंगे पर पढ़ लीजिएगा. छोड़िएगा मत. टाइम आपके पास कल परसों तक है. और ट्यूसडे को सेकंड हाफ की क्लास होती है. सफिशिएंट टाइम यू हैव 2.5 days. क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड. रीड टिल हियर. Yes. Yes, sir. I will explain this derivation also. Sunil, कैसे derive हुआ है. बहुत सिंपल है. It is summation of numbers. AP में जो नंबर्स होते हैं उसका समेशन का फॉर्मूला होता है. कुछ नहीं होता है. चलिए. थैंक यू बेटा. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय.